गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज अपना जो चैप्टर चल रहा है उत्परिवर्तन का, उत्परिवर्तन के अपन टाइप्स पढ़ रहे हैं। शुरू की अपन बात कर रहे हैं तो दो प्रकार के टाइप्स अपन ने शुरू किए थे, एक जीन उत्परिवर्तन और एक गुणसूत्र उत्परिवर्तन। उसमें जीन उत्परिवर्तन के टाइप्स अपन ने पढ़ लिए थे, फिर गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन चल रहा था और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के अंतर्गत अपन ने लास्ट के वीडियो में भी पढ़ा था कि मुख्य रूप से दो प्रकार के गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होते हैं। गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होते हैं। एक उनकी संरचना में परिवर्तन होता है, यदि गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होता है तो वो हो जाएगा संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, और एक होता है गुणसूत्रों की संख्या में चेंज होता है तो वो होता है गुणसूत्रीय संख्यात्मक उत्परिवर्तन, या जिसको अपन ने क्या कहा था, बहुगुणिता कहा था। अब देखिए, अपन ने बहुगुणिता की बात की थी, पॉलीप्लॉइडी की बात की थी, तो बहुगुणिता के अपन ने दो प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? दो प्रकार बताए थे। एक सुगुणिता थी यूक्लोइडी, और एक असुगुणिता थी। ठीक है, एन्यूक्लोइडी, इसके भी हमने टू टाइप्स पढ़े थे, और इसके टाइप्स में एक थी बहुगुणिता और सेकंड थी पर बहुगुणिता। तो इनके बारे में अपने कल पढ़ लिया था कि भाई कोल्चिसिन जो रसायन उसके द्वारा अपन इसको प्रेरित करते हैं, और इसमें अपन ने पढ़ लिया था कि जो रेफाप्रेसी का है या टिट्रिकल जो प्रगुणित गेहूं की फसल वो प्राप्त की गई थी, और मुख्य उद्देश्य अपना व्यापारिक महत्व एंड इकोनॉमिक सिचुएशन को, देश की को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल रूप से ये प्रोसेसें की जाती है। यहां तक अपन ने कल पढ़ लिया था। आज अपना उत्परिवर्तन के प्रकारों में एक लास्ट टाइप है असुगुणिता। तो आज अपन असुगुणिता यानी जिसको अपन बोले एन्यूप्लॉइडी, उसके टाइप्स पे चर्चा करेंगे। तो असुगुणिता की अपन जब बात करते हैं तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि असुगुणिता के अंतर्गत क्या होता है, कोई सेट में चेंजेस नहीं होता है, कोई सेट नहीं जुड़ता है, गुणसूत्रों का समुच्चय नहीं जुड़ता है, अभी तो गुणसूत्रों की संख्या में क्या आती है, कमी या वृद्धि होती है। तो आज अपन पढ़ रहे हैं असुगुणिता। तो असुगुणिता किसका टाइप है? गुणसूत्रों के संख्यात्मक परिवर्तन का टाइप है असुगुणिता। ठीक है, और इंग्लिश का मीनिंग भी आपको ध्यान में रखना है, एन्यूप्लॉइडी। ऐसे ना कि आपकी एग्जाम में ऐसे आ सकता है, एन्यूप्लॉइडी क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना आप इसके मीनिंग को। तो असुगुणिता की अपन बात की तो असुगुणिता के मैंने आपको दो प्रकार बताए थे, और उन दो प्रकारों के अपन ने, मैंने आपको उस समय बताया था जब अपन इसका पूरा एक चार्ट बना रहे थे टाइप्स का, तब मैंने आपको बताया था कि असुगुणिता में एक होती है अधोगुणिता और एक होती है अधिगुणिता। तो टू टाइप्स थे, एक अधोगुणिता यानी जिसको बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी, और एक है अधिगुणिता। अधिगुणिता को बोलते हैं हाइपरप्लॉइडी। देखिए असुगुणिता है क्या, सबसे पहले तो अपन को माइंड में ये बात ध्यान में रखनी है कि असुगुणिता है क्या।
और अशुगुणिता के अंतर्गत जैसे मैंने आपको बता दिया कि जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के तहत आपने देखा होगा कि जब गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों का योजन होता है, वियोजन होता है, गुणसूत्रों का पृथक्करण हो जाता है। तो जब उनका पृथक्करण होता है गुणसूत्रों का, तो पृथक्करण होने के समय मुख्य रूप से क्या हो जाता है कि अवियोजन की घटना घटित हो जाती है। नॉर्मल अवस्था में देखिए, सबसे पहले अपन असुगुणिता की बात करते हैं। तो असुगुणिता में क्या है कि जैसे मान लो एक जनक कोशिका है और इस जनक कोशिका से किसका निर्माण हो रहा है, संतति कोशिका का निर्माण हो रहा है। कौन सी कोशिका का निर्माण हो रहा है, संतति कोशिका का निर्माण हो रहा है। और ये कौन सी सेल्स हैं, पेरेंट सेल्स हैं। इन पेरेंट सेल से संतति कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि ह्यूमन बॉडी की अपन बात करते हैं तो इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल एंड फीमेल में। ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। अब जब इनमें मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो मियोसिस विभाजन के तहत क्या होता है, इसके अंतर्गत जनक जो कोशिकाएं होती हैं उनसे आधे आधे जो गुणसूत्र होते हैं अर्धसूत्री विभाजन के तहत वो संतति कोशिकाओं में आते हैं। इसका मतलब संतति कोशिकाओं में ये यहाँ पे जो कंडीशन है जनक पीढ़ी की, इस जनक पीढ़ी के आधे लक्षण आएंगे जो इनके गेमेट्स में आएंगे। तो गेमेट्स में क्या लक्षण आएंगे, जनकों के आधे तो आएंगे ना। बट 22 अपन बात कर रहे हैं कि नॉर्मल जो ऑटोसोम्स होते हैं, और मेल की बात कर रहे हैं तो एक्स वाई क्या होते हैं, इसके अंतर्गत सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और फीमेल में 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ ये गुणसूत्रों की अपन बात करते हैं तो 44 में से 22 गुणसूत्र कौन से हो गए, ऑटोसोम्स। गुणसूत्र तो 44 ही हैं, लेकिन जब गेमेट बनते हैं इनसे स्पर्म और ओवा बनता है, तो स्पर्म और ओवा से क्या होता है कि 50% क्रोमोसोम्स यानी 22 ऑटोसोम्स के हाफ और इसके भी क्या हो जाएंगे, हाफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो ये 20 क्या हो गए, 22 44 ये, और ये एक्स और ये कितने हो गए वाई। तो 44 45 और 46 क्रोमोसोम्स है कि नहीं, अरे हो गए ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जनक पीढ़ी से जब संतति पीढ़ियों का निर्माण होता है तो युग्मकों के जो क्या होते हैं, अगुणित युग्मक हो गए, हुए कि नहीं। तो यहाँ क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है कि नहीं होता है। और जाइगोट क्या है, गेमेट डिप्लॉइड कंडीशन में। तो अब यहाँ पे देखिए कि अपन ने शुरू से पढ़ा कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उसमें भी क्या होता है कि प्रोफेज स्टेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज होती है, 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, और टीलोफेज होती है। होता क्या है देखिए कि जब आपने देखा होगा कि प्रोफेज स्टेज होती है तो इसमें गुणसूत्र नॉर्मली वे में क्या होते हैं, बिखरी हुई अवस्था में होते हैं, उनके जोड़े नहीं बनते हैं। लेकिन जो ही मेटाफेज अवस्था आती है तो गुणसूत्रों के क्या बनने लग जाते हैं, जोड़े बनने लग जाते हैं। एक समजात क्रोमोसोम्स होते हैं उनके क्या बनने लग जाते हैं, गुणसूत्रों के जोड़े बनने लग जाते हैं। अब कंडीशन क्या होती है, जो ही एनाफेज आती है तो एनाफेज अवस्था के अंतर्गत ये जो गुणसूत्रों के जोड़े हैं ये क्या हो सकते हैं, अपने विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करने लग जाते हैं, गमन करने लग जाते हैं। अब जब गमन करने लग जाते हैं तो गुणसूत्र जो एक जोड़े में स्थित थे, जो एक जगह गुणसूत्र स्थित थे, वो गुणसूत्र जब ऐसे स्थित थे तो अब वो गुणसूत्र क्या हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं कि नहीं, अलग अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो जो ही एनाफेज आ जाएगी तो ये गुणसूत्र किधर गमन करने लग जाते हैं, ध्रुवों की गमन करने लग जाते हैं, और ये क्या बन जाएंगे, इनमें सेंट्रियोल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तारा रश्मियों का निर्माण हो जाएगा। तो जब ये गुणसूत्र इन ध्रुवों की ओर गमन करते हैं तो होता क्या है, जब इनका पृथक्करण हो जाता है तो पृथक्करण के तहत इनमें अवियोजन की स्थिति उत्पन्न होती है, और अवियोजन की स्थिति उत्पन्न होने के कारण या तो जो टोटल द्विगुणित गुणसूत्र हैं उन गुणसूत्रों में
ये जो गुणसूत्र ऊपर से है, या तो ये गुणसूत्र क्या होंगे, जैसे ये जो गुणसूत्र यहाँ से यहाँ आते हैं तो ये गुणसूत्र क्या होंगे, फर्तक नहीं होंगे, गुणसूत्र बिल्कुल ज्वाइंट हो जाएंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो अलग अलग नहीं होंगे तो वो कंडीशन क्या होती है, अवियोजन की स्थिति मानी जाती है। तो अब अपन इसकी डेफिनेशन को डिवाइड करें तो अपन देखते हैं कि परिभाषा जस्ट आपको मैं नोटेट कर दूं, असुगुणिता क्या है। तो असुगुणिता की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, असुगुणिता की डेफिनेशन हो जाएगी जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के तहत, जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के तहत गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है तो कौन सी घटना घटित होती है, अवियोजन की घटना घटित होने के कारण। अब अवियोजन की घटना जब घटित हो जाती है तब होता क्या है कि जो जनक पीढ़ी, जो गेमेट्स हैं, उनसे किसका निर्माण होना है, युग्मनज का निर्माण होना है। तो जो नई कोशिका का निर्माण होगा तो उसमें या तो एक से अधिक गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, अधिकता पाई जाएगी, या कम घटित होने के कारण नवीन कोशिका में, या आप ये मान लीजिए युग्मनज में नवीन कोशिकाओं में एक या अधिक गुणसूत्रों की कमी या अधिकता हो जाती है। अब यदि एक ही नंबर का क्वेश्चन आपसे आ जाए कि असुगुणिता का मुख्य कारण क्या है, तो आपको ये लिखना है कि असुगुणिता का मुख्य कारण कोशिका विभाजन के तहत अवियोजन की घटना का होना है। इतनी सी बात लिखने, एक ही नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि असुगुणिता क्या है, इन्यूप्लॉइडी क्या है, तो कोशिका विभाजन के तहत अवियोजन की घटना ही क्या है, असुगुणिता है। समझ के मेरी बात? तो ये बात तो आपको इसके अंतर्गत क्या करनी है, मुख्य रूप से नोट करनी है। अब देखिए अपन बात कर रहे हैं कि कोई ना कोई गुणसूत्र की या तो क्या हो रही है, कमी हो रही है, या गुणसूत्र की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब गुणसूत्र की एक कमी और वृद्धि हो रही है तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो भी फिनोटाइपिक चेंजेस होंगे नई संतति में या नए जीव में, वो अपन को क्या होंगे, सुस्पष्ट दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? अरे भाई देंगे कि नहीं देंगे? तो अब अपन बात करते हैं कि ये असुगुणिता, इसके प्रकार कितने हैं। तो असुगुणिता के प्रकार की बात करते हैं तो टाइप्स की, इसको आप नोट कर लिया होगा। असुगुणिता के टाइप्स की अपन बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि दो मुख्य प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो हैं। एक अधोगुणिता और एक अधोगुणिता के तहत दूसरी कौन सी है, अधिगुणिता। अधोगुणिता में क्या है कि कोई ना कोई गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, अधोगुणिता में कम हो जाएंगे, और अधिगुणिता में गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो देखिए टू टाइप्स बताए मैंने। एक इसमें है अधोगुणिता, अधोगुणिता। तो अधोगुणिता को अपन ने क्या कहा था, अभी भी मैंने आपको बताया था कि हाइपो, मैं क्या कहा था, हाइपो, हाइपोप्लॉइडी। और दूसरी की अधिगुणिता, अधिगुणिता हाइपरप्लॉइडी। देखिए इसके अंतर्गत हिंदी वाले अर्थ को देख के आप करोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा।
लेकिन इंग्लिश के मीनिंग को आप यहाँ पे पकड़ोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा ये देखिए आप। हाइपर, अपन कहते हैं कि हाइपरटेंशन हो गया। हाइपो, हाइपर मतलब हाई और हाइपो मीन्स होता है लो, ये ध्यान रखना। हाइपो मीन्स होता है लो और हाइपर मीन्स होता है हाई। ऐसे नहीं होगे तो ये हाइपो और ये हाइपर, ये बड़ा है तो इसमें तो हो जाएंगे ज्यादा, अगर वर्ड बड़ा हो गया ना, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या में क्या आ जाएगी, कमी आएगी। सीधी सीधी सी बात आप ये ध्यान में रखना है। तो आपको जब डेफिनेशन की बात आती है तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, अधोगुणिता की। तो अधोगुणिता में क्या होता है कि जब डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की जब कमी होती है, एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की क्या होती है, कमी, एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की क्या होती है, कमी होती है। तो कमी होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, हाइपो, यानी उसे अपन क्या कह देते हैं भाई, अधोगुणिता कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अधोगुणिता के अंतर्गत एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की संख्या में क्या होनी है, कमी होनी है। अब देखिए, यदि अपन मान सकते हैं कि कोई भी दो समजात गुणसूत्र हैं और यदि गुणसूत्रों की संख्या की अपन बात करते हैं तो देखना होगा कि यदि एक युग्म या एक गुणसूत्र में कमी हो सकती है, नॉर्मल देखते हैं। अब अधोगुणिता के अपन दो टाइप बता सकते हैं। कितने टाइप बता सकते हैं, दो टाइप हो सकते हैं। किसके, अधोगुणिता के भी दो टाइप हो सकते हैं। पहला टाइप होता है एक न्यून सूत्री, इसके भी दो टाइप्स हैं। एक है एक न्यून सूत्री और दूसरा है द्विन्यून सूत्री। अब आप इस मीनिंग वर्ड को भी पकड़े, एक यानी एक का मतलब क्या हुआ, एक हुआ, न्यून का मतलब क्या हुआ, कमी हुआ, अरे कमी हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरी बात अपन देखते हैं कि सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र। थोड़ा सा इंग्लिश के वर्जन को भी ध्यान रखना, इसको बोलते हैं मोनोसोमी और इसको बोलते हैं निलियोसोमी। देखिए, जब जो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है उसमें यदि एक क्रोमोसोम्स की कमी हो जाती है तो वो तो घटना कौन सी होगी, अधोगुणिता के टाइप्स में एक न्यून सूत्री होगी। और लेकिन जब उसके समजात युग्म में या पूरे जोड़े में क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है, या दो गुणसूत्रों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, द्विन्यून सूत्री। देखिए, मोनोसोमी और नलियोसोमी की डेफिनेशन सीधी सीधी से आपको ये ध्यान में रखनी है कि मुख्य रूप से कि एक न्यून सूत्र ये होता है कि जब वह अधोगुणित या जब अधोगुणिता में यदि एक गुणसूत्र की कमी हो जाए तो वो तो क्या कहलाएगी, एक न्यून सूत्री कहलाएगी। लेकिन जब अधोगुणिता के अंतर्गत दो गुणसूत्रों की या एक युग्म में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, द्विन्यून सूत्री कहलाएगी। अब एक गुणसूत्र की कमी हो रही है, इसका मतलब द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है, एक की कमी है तो कितने हो जाएंगे भाई, 45 होंगे कि नहीं होंगे, अरे होंगे ना। और इसकी अपन बात करें, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, दो की कमी हो रही है, एक युग्म की कमी हो रही है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो सीधी सीधी सी बात आपने देखे होंगे, पीछे कक्षा में अपन ने पढ़े, ये एग्जांपल आपके आया भी था। टर्नर सिंड्रोम में क्या था, टर्नर सिंड्रोम में एक अक्ष क्रोमोसोम्स की क्या थी, कमी थी, अरे थी कि नहीं थी, और एक अक्ष क्रोमोसोम की कमी थी, तो वहां कौन सी सीक्वेंस उत्पन्न, कौन सी कंडीशन उत्पन्न हुई थी, ये हुई थी कि नहीं हुई थी, अरे हुई थी ना। तो इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि अधोगुणिता के दो मुख्य टाइप्स हैं, एक न्यून सूत्री है, एक द्विन्यून सूत्री। आप इस बात का ध्यान रखना, एक न्यून सूत्री में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, द्विन्यून सूत्री के अंतर्गत दो गुणसूत्रों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये तो बात थी अधोगुणिता की। ओके, अब अपन बात करते हैं अधिगुणिता की।
अधिगुणिता यानी हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत यानी वह अधिगुणिता असुगुणिता, वह असुगुणिता जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की क्या हो जाती है, इसके अंतर्गत वृद्धि हो जाती है। अब देखिए एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की वृद्धि हो जाती है तो वृद्धि होने के तहत क्या होता है कि यानी क्रोमोसोम्स की जो संख्या है उसके मान में क्या होनी है, वृद्धि हो रही है। अब क्रोमोसोम्स की संख्या के मान में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब या तो एक गुणसूत्र की वृद्धि हो सकती है या अधिक गुणसूत्र की वृद्धि हो सकती है। अरे हो सकती है कि नहीं हो सकती है, सीधी सीधी सी बात है। तो इसी के आधार पर अपन देखते हैं कि ये जो अधिगुणिता है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है एकाधी सूत्रता, एकाधी सूत्रता, और दूसरा है द्विविधि सूत्रता। मतलब सूत्रता का मतलब गुणसूत्र हो गया एकाधी एक अधिक गुणसूत्र, नाम को पकड़ो, एकाधी एक अधिक सूत्र मतलब गुणसूत्र। तो द्विगुणित गुणसूत्रों के जोड़े में एक की क्या हो रही है, क्रोमोसोम्स की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, और द्विवी अधिक दो की क्या हो रही है, इसके अंतर्गत वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही नहीं हो रही। तो अपन ये सकते हैं कि एकाधी सूत्रता का मतलब क्या हो गया, इस प्रकार की अधिगुणिता के अंतर्गत एक गुणसूत्र की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और द्विविध सूत्रता के अंतर्गत दो गुणसूत्रों की क्या हो रही है या एक युग्म की क्या हो रही है, मुख्य रूप से वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। अब देखिए यहाँ पे आपको इस सीक्वेंस में क्या नजर आता है, यहाँ डिप्लॉइड है और एक हो गया तो दो और एक तीन, 3n हुए कि नहीं हुए, अरे हो गए ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ट्राइसोमी। और यहाँ 2 और 2 4 हो गए तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, टेट्रासोमी। ये दो इंग्लिश अपन वर्जन की बात आ जाए एग्जाम में तो आप देख लो। अब देखिए एकाधी तो डिप्लॉइड कंडीशन में जब 1 क्रोमोसोम्स की वृद्धि हो रही, तो आपने डाउन सिंड्रोम में क्या पढ़ा था, डाउन सिंड्रोम में आपने ये तो पढ़ा था कि 21 नंबर के क्रोमोसोम्स की क्या हो रही थी, पुनरावृत्ति हो रही थी। क्या हो रही थी, पुनरावृत्ति। तो टोटल 21 + 1 कितने हो गए थे, 47 हुए कि नहीं होगी। तो डाउन सिंड्रोम एकाधी सूत्रता का बेस्ट एग्जांपल हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ ना। नेक्स्ट कंडीशन में देखिए द्विविध सूत्रता यानी 2 क्रोमोसोम्स की वृद्धि हो रही है। तो आपने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या पढ़ा था, पीछे अपन पढ़ के आए, दोबारा एक बार उसको टैली कर लेना। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंतर्गत जो द्विगुणित गुणसूत्र है उसमें एक समुच्चय क्रोमोसोम्स की अक्ष की क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है। तो यदि वहां पे 2 की हो रही है तो अपन देखते हैं कि नॉर्मल अपन देखते हैं कि जो टोटल क्रोमोसोम्स है उसमें क्या हो रहा है, 46 + 2 47 और 48 हो रहे नहीं हो रहे। तो वो जो सीक्वेंस y की भी हो सकती है, तो उसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि ये 44 है, x और y। तो यहाँ देखो 2 की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, और ये सीक्वेंस है 44 और ये x अक्ष हो गया और ये y। तो यहाँ इसकी हो रही है, 2 अक्ष की होगी, 1 अक्ष की होगी, तो इसका मतलब यहाँ 4 की वृद्धि होगी, मतलब 2n + 2 की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, अरे होगी ना। तो इस प्रकार से एकाधी सूत्रता और द्विविध सूत्रता ये 2 टाइप्स थे। किसके टाइप्स थे, असुगुणिता में अधिगुणिता के 2 टाइप्स थे। तो इस प्रकार आज का जो अपना एक टॉपिक था, जो उत्परिवर्तन के टाइप्स थे गुणसूत्रों का, वो कंप्लीट हुआ।